Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing wonderful. So, November 2025 जैब एग्ज़ाम has gotten over and आज हम IE and IFS के एग्ज़ाम से जो आपकी मेजर लर्निंग्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जो चेंजिंग पैटर्न्स हैं एग्ज़ाम के, जो डिफ़िकल्टी लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उन सब से टेक अवेज़ क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें फर्दर जब हम एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें तो क्वालिफाई करने में बहुत मदद कर सकती हैं। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो कि फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर करने वाले हो अपकमिंग अटेम्प्ट में, दैट इज़ May 2026, या फिर आप वो स्टूडेंट हो जिसने इस बार अपियर किया, मे बी क्लियर्ड अ फ्यू कंपोनेंट्स, लेकिन सम हाउ अनफॉर्चुनेटली आपका IE एंड IFS का एग्ज़ाम रह गया, तो ये वीडियो आपके लिए, लेट मी टेल यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इसमें करी हुई बातें अगर आपने अपने ध्यान में रखी तो ये मेक श्योर करेगा कि आप अगले अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस टुडे आर दीज 4 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये 4 एरियाज हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं इसी सीक्वेंस में। ठीक है जी, तो इसे आप ज़रा ध्यान से देखना। तो कैसा था IE एंड IFS का एग्ज़ाम, क्या चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिले, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज बिल्कुल नहीं हुई, एंड की लर्निंग्स क्या है आपके फर्दर अटेम्प्ट्स के लिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। सो हाउ वॉज द ओवरऑल IE एंड IFS एग्जाम? देखने को तो फर्स्ट हैंड अगर आप इसको मतलब एक कहते हैं ना सरफेस लेवल पे देखोगे, इट विल अपीयर डिफिकल्ट, बट अगर मैं इन डेप्थ एनालिसिस करूं तो इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। व्हाई आई एम सेइंग मॉडरेट टू डिफिकल्ट? बिकॉज ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कि बिल्कुल आपके आउट ऑफ सिलेबस है, राइट? आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था, बट येस कॉन्सेप्ट्स वर वेरी वेरी ट्विस्टिंग, राइट? द क्वेश्चंस वर वेरी मच कॉन्सेप्ट ट्विस्टिंग, राइट? तो अगर आपने कोई टॉपिक सिर्फ पढ़ा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम होने की वजह से दैट वुडंट हैव बीन सफिशिएंट। तो सिर्फ पढ़ना या सिर्फ एक बार रीड कर लेना या आपके जो नोट्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना, दैट वुडंट हैव बीन इनफ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट टेस्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा हुई है, अलग अलग तरीके से हुई है। केस स्टडीज क्वेश्चंस जो है पूरे पूरे लेंथी फुल, एक जो पेज होता है ना आपकी स्क्रीन पर जो एक क्वेश्चन होता है, तो उतने लंबे केस स्टडीज जो है वो आए हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी इन डेप्थ बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनालाइज करी गई है। डेटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है ना, 2 कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर कर न्यूमेरिकल्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कम, वन लाइनर्स तो बहुत ही कम, और मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस है ना, ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिले। सो ओवरऑल इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। द कॉन्सेप्ट्स वर नॉट डिफिकल्ट, बट येस अगर हमें अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत डेप्थ में नहीं है तो हमारे लिए डिफिकल्ट था, बिकॉज क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए। ठीक है जी, तो सिलेबस ईजी था, कॉन्सेप्ट्स ईजी थे, लेकिन येस द वे दे वर आस्क्ड, जिसको एक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसे ये डिफिकल्ट ज़रूर लगा होगा। इसके अलावा अगर लास्ट मोमेंट प्रेपरेशन हम में से किसी ने करी तो डेफिनेटली एग्जाम वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि PDF जो पहले कुछ साल पहले तक हो जाता था कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ लिया हमने, समराइज्ड फॉर्म में PDFs देख लिए, थोड़े से क्वेश्चंस PYQs प्रैक्टिस कर लिए एंड वी वर गुड टू गो। अब ऐसा नहीं था। उस लिहाज से अगर उस लेवल की प्रेपरेशन है तो पेपर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड रिविजन जिन भी लोगों ने किया था, जिनको कॉन्सेप्ट्स की जेन्यून क्लैरिटी थी, चाहे पूरा सिलेबस आपने कवर ना किया हो, 80% किया हो, लेकिन विद गुड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उनके लिए ये पेपर जो है इजी साबित हुआ। ठीक है जी, तो ओवरऑल मैं आपको अगर एक शॉर्ट एंड क्रिस्प डेफिनेशन दूं कि हाउ वाज द IE एंड IFS एग्जाम, येस इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इट वाज नॉट वेरी लेंथी, बट कॉन्सेप्चुअली वेरी टेस्टिंग। ठीक है जी, केस स्टडीज जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली। क्या क्या चीज़ें चेंज हुई पिछले एग्जाम के कंपैरिजन्स में? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, पहले क्या होता था, वन लाइनर्स आ जाते थे, सिंपल डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस आ जाते थे, मल्टी स्टेटमेंट्स भी आते थे, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे कि आपको डेफिनेशन दी है, कुछ फीचर्स दिए एंड यू हैव टू टेल के कौन से फीचर्स हैं। इस बार एप्लीकेशन बेस्ड मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिले। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन में, एवरी ऑल्टरनेट क्वेश्चन वाज अ क्वेश्चन दैट वाज टेस्टिंग योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ऑल्सो बहुत इन डेप्थ। कोई कॉन्सेप्ट जिसका बहुत एक छोटा सा मेंशन है कहीं पर, चिट फंड के बारे में बहुत एक छोटा सा कहीं पर मेंशन है, उसके रेगुलेटर्स आपसे पूछ लिए गए, राइट?
और आपसे एग्ज़ाम में NBFCs, राइट, जो मॉड्यूल सी का एक कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूल सी को इतनी हम रेलेवेंस नहीं देते, बट इस बार उसमें से एक कॉन्सेप्ट जो NBFCs का है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए, रिकरेंटली आए, हर एक शिफ्ट में आए, ठीक है। तो ये एक चेंज है जो कि देखने को मिला कि हर एक टॉपिक अब इम्पॉर्टेंट है। यू कैन नॉट लिटरली पॉइंट आउट कि ये टॉपिक तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, बिकॉज देयर वर रैंडम टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चन उठकर आए थे विद इन द सिलेबस, बट येस समथिंग दैट वॉज अ लिटिल नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो 20-30% वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टाइप्स, जो कि बिल्कुल कहीं से कोई कॉन्सेप्ट छोटा सा उठा के उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो साथ ही साथ जो टाइप है क्वेश्चन पूछने का वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। केस स्टडीज बहुत आई, न्यूमेरिकल्स हर बार जितने आते हैं लगभग उतने ही रहे, एक दो दो तीन न्यूमेरिकल्स हर शिफ्ट में, बट येस दे वर ऑल्सो समवेयर एप्लीकेशन बेस्ड एंड एनालिटिकल ट्विस्ट ओवरऑल क्वेश्चंस में ज़्यादा देखने को मिला, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम देखने को मिले। क्या चेंज नहीं हुआ? सो सिलेबस में IE एंड IFS के बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं हैं, तो सिलेबस आपका सेम है, ठीक है। अनलाइक PPB जिसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं, है ना, सर्कुलर्स आते रहते हैं एंड एवरीथिंग। IE IFS में PSL एक दो कॉन्सेप्ट्स को छोड़ के, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लिमिट्स या माइक्रो स्मॉल मीडियम की जो डेफिनेशंस हैं, उनके अलावा बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं होती, तो ओवरऑल हमारा सिलेबस सेम ही रहता है। अगर हम वेल इन एडवांस अपनी तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखना इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। तो सिलेबस का ओवरऑल जो एम्बिट है वो सेम ही है, वेटेज जो है वो सेम ही है। डी मॉड्यूल अभी भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं आपको डे 1 से बोलती आई हूँ कि जब हम तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली लास्ट के दिनों में या लास्ट के कुछ वीक्स में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्मार्ट वर्क करें। और हमने अब स्मार्ट वर्क करते हुए डी मॉड्यूल को ज़्यादा तवज्जो दी, विच टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेल, बिकॉज डी मॉड्यूल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। देन मॉड्यूल बी वॉज इम्पॉर्टेंट, मॉड्यूल बी एंड ए शिफ्ट वाइज ऑलमोस्ट लगभग सेम, एंड देन मॉड्यूल सी। ऑल्दो मॉड्यूल सी में से NBFCs में से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठ के आए, राइट। सो दिस वॉज द वेटेज वैसी ही रही जैसे पहले एग्जाम्स में थी हमारे। स्टैटिक फंडामेंटल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रहे, यानी कि आपके जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर आपकी स्टैटिक फंडामेंटल्स इकोनॉमिक्स के, डिमांड सप्लाई, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब इम्पॉर्टेंट रहे, है ना। डिफ़िकल्टी लेवल जो हर बार इंक्रीज़ हो रहा है वो इस बार भी इंक्रीज़ हुआ। बहुत पिछले काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स में जैब के डिफ़िकल्टी लेवल जो है दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है। पहले न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट नहीं करते थे, लास्ट टाइम वो भी आए। इस बार केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आ गई। नेक्स्ट टाइम हो सकता है केस स्टडीज़ इनकलकेटेड विद, कंबाइंड विद न्यूमेरिकल्स आ जाए आपको, है ना। तो इस तरह से जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का वो बढ़ रहा है हर अटेम्प्ट के साथ। न्यूमेरिकल्स की जो वेटेज है वो चेंज्ड नहीं रही। कैसे चेंज नहीं रही? बिकॉज लगभग इतने ही न्यूमेरिकल्स पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में पूछे जा रहे हैं, 2-3 4, है ना। तो विद इन 5, मतलब अंडर 5 क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल बेस्ड, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड दिस टाइम ऑल्सो। तो दीज आर द थिंग्स जिसमें कि चेंजेस नहीं आए, तो आप आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सेम ही रहने वाला है, ठीक है जी। तो कोर जो हमारे इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे। सिलेबस की वेटेज जो है वो चेंज नहीं हुई, तो मॉड्यूल की जो इंपॉर्टेंस है उसको हम ध्यान में लेकर चलेंगे। वेटेज न्यूमेरिकल्स की भी लगभग सेम ही है, तो जब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वो 10-15 एरियाज को डिफाइन कर लेना है कि भाई इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, NAV से, CAGR से, है ना, इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई GDP डिफ्लेटर से पूछ लिया, या जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बी का, जिसमें फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट कॉस्ट पे शिफ्ट होते हो, है ना, ग्रॉस से नेट पे जाते हो, एंड सो ऑन। तो वो जो आपके एक दो चैप्टर्स हैं, एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी में से उठकर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, वो हमने 15-20 जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ लेने हैं, एंड उसी में हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आ जाएंगे। सो दिस इज द एरिया जिसमें कि ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। देन व्हाट आर द की लर्निंग्स फॉर फ्यूचर एग्जाम्स? तो ये इस पूरे वीडियो की एक समरी से अगर मैं आपको बता दूं कि आज के टेक अवेज क्या है, मेजर टेक अवेज इस एग्जाम के क्या है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे हमने बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, रट्टा अब नहीं मारना है। अगर मैं GDP पढ़ रही हूँ तो मुझे उसके इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए। सिर्फ नोइंग द कॉन्सेप्ट के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इट विल नॉट हेल्प। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या है कॉन्सेप्ट, क्यों है कॉन्सेप्ट, क्या इम्पैक्ट होता है उसका, एक्चुअल रियल लाइफ
क्यों पता करना ज़रूरी है हमारे लिए जीडीपी, राइट? ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब हमने उस तरीके से उस जिज्ञासा को जगाकर पढ़ाई करनी है। हमने सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना कि ठीक है रट्टा मार लेते हैं और पेपर दे आएंगे, वो नहीं होगा, है ना? क्योंकि उसमें आपका टाइम भी जाएगा, एफर्ट्स भी जाएंगे, एंड मे बी आफ्टर दैट आप ना क्वालिफाई कर पाओ, बिकॉज अब एग्ज़ाम किसी और लेवल पर चला गया है। ठीक है जी, तो बहुत अच्छे से इन डेप्थ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कोर चैप्टर्स जो हैं उनको हमने मास्टर करना है, हमारे पास बहुत टाइम है ना? और इस टाइम में अगर हम बहुत दिन में आधा घंटा भी देंगे तो हम कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर कॉन्सेप्ट्स, आपके बैंकिंग से रिलेटेड कोर कॉन्सेप्ट्स, मॉड्यूल डी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बैंकिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को वो हाईलाइट करता है। ठीक है जी, तो उन सब चीज़ों को, चैप्टर्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे, हर तरीके की क्वेश्चंस की करेंगे। अगर मेरी एडवाइस आप मानो तो वॉट एवर यू आर स्टडिंग थ्रू आउट द वीक, जो भी आपने हफ्ते में पढ़ा है, चाहे आपने पूरे हफ्ते में आधा घंटा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चाहे आपने पूरे हफ्ते में रोज़ आधा घंटा डालकर कहते हैं ना 1-2 कॉन्सेप्ट्स पूरे कवर कर लिए हैं, ट्राई के वीकेंड पर आप प्रैक्टिस ज़रूर करो। ठीक है, वैसे तो हर एक टॉपिक के बाद प्रैक्टिस करो, बट वीकेंड पे हर वीकली मतलब डेफिनेटली ट्राई टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। केस स्टडीज उठा के क्वेश्चंस जो है वो देखने स्टार्ट करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उससे स्टार्ट करो। मल्टी स्टेटमेंट एमसीक्यूज, नॉट सिंगल स्टेटमेंट बट मल्टी स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं और उसमें से आपको बताना है कितनी जो है सही है, कितनी नहीं है, और उनके रीजंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने 3 से 4 मल्टी स्टेटमेंट एमसीक्यूज कर लिए और सही आंसर आप कर पाए, दैट मीन्स वो टॉपिक आपका बिल्कुल डेप्थ में क्लियर है। ठीक है जी, तो वो आपने प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल्स को इग्नोर नहीं करना है। आरबीआई के सर्कुलर्स में जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नॉट द कोर सर्कुलर्स, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सर्कुलर जाकर पढ़ना है या कुछ, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ एक टॉपिक है ना, सीआरआर के बारे में कुछ मेजर चेंज हुआ है ना, या बहुत उसके बारे में चर्चा हो रही है किसी चीज़ को लेकर, एसडीएफ के बारे में या कुछ, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दोज थिंग्स। कैसे चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है ना, रीज़न क्या है एंड ऑल दैट। तो राइटअप्स एंड टेस्ट डेफिनेटली हमने करने हैं। क्या मतलब है इसका? जो भी हम पढ़ रहे हैं हमने एक शीट में कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा छोटा सा लिख ज़रूर लेना है ना। अगर पीडीएफ कहीं से मिल रहा है रिवीजन के लिए, वो कर लेना है। कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसका राइटअप बनाइए, एंड देन डेफिनेटली प्रैक्टिस इट, चाहे वो पीवाईक्यूज के फॉर्म में हो, चाहे वो और किसी तरह के टेस्ट के फॉर्म में हो, बट प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। तो ये सारी चीज़ें बहुत मदद करेंगी आपको अपना जो अपकमिंग जॉब है उसे क्वालिफाई करने में, बिकॉज द पैटर्न इज़ रियली रियली गेटिंग अनएक्सपेक्टेड, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम बहुत अच्छे से पहले ही एडवांस में प्रिपेयर हो, टाइम की हमें दिक्कत ना हो। एंड गाइज ट्रस्ट मी, एक ये मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस आपको एक टिप दूँ, टाइम ना बहुत ही सब्जेक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जॉब भी है, पढ़ना भी है, लेकिन यही चीज़ हम लास्ट वीक में जाके 4-4 5-5 घंटे देके कर रहे होते हैं। सो इट्स बेटर कि अभी से ही 15 मिनट निकाल लो। एंड ट्रस्ट मी, 15 मिनट्स आर नॉट अ बिग डील, है ना? हम गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लंच ब्रेक में है, ईयरफोन्स लगाओ, जस्ट ट्राई टू जस्ट मेक श्योर कि दिन में एक कॉन्सेप्ट आप ज़रूर अच्छे से करो। आपको मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आपका जागा रहेगा चीज़ में, आप टच में भी रहोगे, और आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि आपने एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम से पहले वो प्रेशर जो क्रिएट होता है, यू विल बी वेरी फ्री फ्लोइंग, राइट? सो विद दैट इन माइंड, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ से हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन माई अपकमिंग लेक्चर्स, एंड या, so if you are preparing, if you want to prepare, if you want to have a strategic कहते हैं मेंटोरशिप, जहाँ पर आपको चीज़ें जो है इजीली अवेलेबल भी हो, आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पता भी हो कि यार कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, प्रैक्टिस आपकी साथ साथ हो जाए, तो मैंने यहाँ पर एक लिंक आपको दिया है। ठीक है जी, edutap.in पर आपने जाना है। हाँ जी, और यहाँ पर जाकर आप मास्टर कोर्स जो है हमारे अवेल कर सकते हो। फुल फ्लेजेड कोर्स ये होने वाला है। ठीक है, ब्रोशर डाउनलोड करके आप इसकी डिटेल्स जो है यहाँ पर देख सकते हो। चारों कंपोनेंट्स इसमें हम कवर करेंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी जो कि रिकॉर्डेड हैं, 10-15 मिनट की वीडियोस हैं, और चलते फिरते आप कभी भी देख सकते हो। लाइव क्लासेस आपको बाद में मिल जाएंगी रिविजन के लिए, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, रिविजन अगेन आपने चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको उसका एक समराइज्ड फॉर्म में
कहते हैं ना समरी चाहिए या कॉन्सेप्ट नोट्स चाहिए वो अवेलेबल है, एंड देन वी हैव मॉक टेस्ट एज वेल। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा कोई डिटेल आपको चाहिए तो ब्रोशर में मिल जाएगी। यहाँ पर इस कोड का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। साथ ही ये सेम चीज़ सिंगल कोर्स के लिए भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए कि सारा का सारा कोर्स नहीं करना, पहले एक सब्जेक्ट करना है ना, या फिर आपका कोई एक ही सब्जेक्ट रह रहा है, आपने उसकी तैयारी करनी है, तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल, राइट? सो विद दैट इन माइंड, आई होप दिस वॉज समथिंग इन्फॉर्मेटिव टू यू एंड इट हेल्प्ड यू। अगर आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो in case you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I will see you very soon, and I wish you all the very best again. Thank you so much. Have a good day.